तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। तो आज की जो क्लास रहेगी, लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था, जो वेव्स होती हैं उसके टाइप्स हमने पढ़ लिए थे, लॉन्गिट्यूडिनल और, ठीक है। अब वेव की स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, स्पीड ऑफ वेव। अब सबसे पहले जो सबसे ज्यादा यूज होती है हमारे लिए लाइफ में, वो क्या है, पहले साउंड वेव है। तो हम साउंड वेव की स्पीड की बात कर लेते हैं। साउंड वेव की स्पीड के बारे में बात कर लेंगे। साउंड की स्पीड अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है, इफेक्ट भी पढ़ेंगे। पर साउंड की स्पीड, साउंड की पहले रहने दो भी, पहले वेव की स्टार्ट करेंगे फिर साउंड पे आएंगे। और फिर मैं सोच रहा था भी सही रहेगा साउंड की स्पीड भी देखेंगे, फैक्टर्स भी आज इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी आज डिस्कस करने का वो नहीं था, पर कर ही लेते हैं इसको, टाइम बचेगा तो। पहले स्पीड ऑफ वेव पढ़ेंगे। पहला डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स वेव की स्पीड, स्पीड ऑफ, कुछ गलत लिख दिया गया, ठीक है, पता नहीं से इसकी बनावट से ऐसे, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड। और फिर पढ़ेंगे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव किस में डेवलप होती थी, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो एक स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग को ऐसे ऑक्सीलेट करेंगे तो ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, उसकी हम स्पीड का फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप स्ट्रिंग को फिक्स करते हो, क्या करोगे, दूसरा डस्ट नहीं हुई, स्ट्रिंग को फिक्स करोगे। क्या पहले मुझे ये बताओ, अगर स्ट्रिंग का मास ही नहीं होगा, पार्टिकल ही नहीं होंगे, तो क्या इसमें वेव बनेगी। तो फर्स्ट जो इसकी वेलोसिटी है किसके डिपेंड करेगी, मास पे। और मास भी मैं क्या ले लेता हूं, मास डेंसिटी कंसीडर करें या मास करें, मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। चलो मास भी रख लें, कोई चिंता नहीं, बाद में डेंसिटी कर लेंगे, या आप मास की बात कर लो। सेकेंड थिंग, क्या इस थ्रेड के अंदर टेंशन होना जरूरी है या नहीं जरूरी है। अगर पीछे से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपने स्ट्रिंग को ऐसे हिलाया, वो इधर आ जाएगा, वेव बनेंगी ही नहीं। तो दूसरी क्या चीज जरूरी है, तो इसकी वेलोसिटी दो फैक्टर पे डिपेंड हो गई, m⁻⁴ t⁻⁵ और आपने डायमेंशन का कंसेप्ट अच्छे से देखा है कि हम ऐसे कंबाइंड कर देते थे रिजल्ट्स को। वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करेगी, तो m⁻⁴ t⁻⁵ जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाते हो तो वेलोसिटी किसके इक्वल, k। अब बाय डायमेंशन फॉर्मूला, v का क्या होता है, LT-1। एक बार ट्राई करो फटाफट से, m और t का क्विक होना चाहिए, क्योंकि आज 3 डेरिवेशन है, तीनों में आपको ये रिजल्ट यूज होने। तो पेन चलाओ, रिजल्ट बताओ। और अब ये मत सोचियो इनाम पाओ, ये भी कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ, इनाम तुम्हारे लिए तुम्हारे मार्क्स ही होंगे, नॉलेज ही होगी। फटाफट से मुझे ए बी की वैल्यू बताई जाए।
एंड ये ध्यान रखना जो m है वो मास नहीं है, m/v है मास डेंसिटी। t वेलोसिटी में एक्सीलरेशन होता हो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम नहीं होती है। m क्या होगा, और टेंशन किसके बराबर होती है, टेंशन तो टेंशन के बराबर होती है, फोर्स के बराबर। और ये मास क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो mL-3 और फोर्स m1। अब तो सोल्व कर ही दोगे, L-T-1 एक साइड की एज इट इज m/t की पावर t की पावर हम यहाँ कितनी लेंगे, सॉरी टेंशन कितना आया था m1L-1, तो ये पावर हो जाएगी b। कंबाइंड करो पावर्स को, m⁴ यहाँ से आया, b यहाँ से, तो ma+b हो गया। l की पावर देखो, -3 किससे करोगे तो -3a, और यहाँ b से करोगे तो -b, और t की पावर -2b, और इधर कितना है m0। दोनों तरफ कंपेयर करो पावर्स को, किसी बच्चे का तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था, एक का भी नहीं आया अभी तक। m की पावर कितनी है a+b, l की -3a-b इज इक्वल टू 1, और t की -2b इज इक्वल टू -1, तो b कितना आ गया 1/2। b कितना आया पक्का, माइनस तो नहीं आ रहा। ए देखो, ए कितना है माइनस, तो a -b आ गया, और उस वैल्यू को पुट करो तो -1/2 आ गया। क्लियर है। तो यहां से अब इस फॉर्मूले में पुट करोगे, v कितना आया k m की पावर -1/2 और b की पावर t की पावर 1/2, और k एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू आती है 1, तो इसको छोड़ दो। v कितना आया बेटा t की पावर 1/2 और m की पावर नीचे जाके 1/2। क्या मैं दोनों कॉमन पावर को ऐसे नहीं लिख सकता, √t/m। क्लियर है, कितनी आ जाएगी √t/m। तो नीचे वाला पार्ट रब कर दो, अब में कोई जरूरत पड़ेगी तो ठीक है। भाई डस्टर लेके आओ उस क्लास से, एक बार काम नहीं चलेगा, चलो नहीं तो सारा पेस्ट हो जाएगा। ये तो क्या थी, मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, ये ध्यान रखना, ये क्या है मास डेंसिटी है, ठीक है। अगर किसी आप सॉलिड को ऑक्सीलेट करवाते हो, किसी के अंदर सॉलिड के अंदर इस टाइप की वेव जनरेट हो जाए, तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, सॉलिड के लिए टेंशन की जगह क्या होता है, कौन सा मॉडुलस, यंग, बल्क या शियर मॉडुलस। नॉर्मली बल्क कहाँ लेंगे, नॉर्मली यंग मॉडुलस नहीं होता सॉलिड के लिए। क्या होगा टेंशन, देखो टेंशन खिंचाव, वहां पे खिंचाव वो कौन बैलेंस करता है, यंग मॉडुलस। और मास डेंसिटी, ये m नहीं है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो सॉलिड में डेंसिटी किससे दिखाते हो, रो से। तो सॉलिड के लिए फॉर्मूला ये आ जाएगा। कोई डाउट, लिख लोगे सॉलिड में, ठीक है बेटा।
अब आ जाओ लॉन्गिट्यूडिनल वेव पे, किस किस पे डिपेंड करेंगी, और एग्जांपल मुझे बताओ। सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या हो जाएगा, बोलो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। लॉन्गिट्यूडिनल में सॉलिड लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, तो कौन सा मॉडुलस लिया जाएगा, यंग, बल्क या वॉल्यूम? फटाफट से बताओ, नहीं तो लेट हो जाएंगे, क्या काम चलेगा फिर। लॉन्गिट्यूडिनल का एग्जांपल दो। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल, स्प्रिंग हो गया, दूसरा पढ़ेंगे साउंड वेव। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, साउंड वेव। तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यहां से। जब मैं बोल रहा हूं यहां से, देखो ध्यान से एक चीज को समझना, मैं यहां से बोल रहा हूं तो मैंने क्या किया, मेरा यहां से जो साउंड प्रोड्यूसिंग लगा हुआ, तो यहां से क्या होगा, वाइब्रेशन हुई, तो यहाँ की एयर कंप्रेस हुई, तो एक बारी वो आगे आया कंप्रेस, फिर वापस गई, तो रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन बन रहे हैं। अब ये यूं का यूं ट्रेवल करेंगे, जब ये मूवमेंट करके आपके कान तक पहुंचते हैं, तो आपके कान का जो ईयर ड्रम है वहां पे उसने क्या करा, यूं की एनर्जी ट्रांसफर करी, तो वहां पे क्या चीज लगाई उसने, आपके कान के ऊपर इस साउंड की एनर्जी ने क्या लगाया, प्रेशर लगाया, फोर्स लगाई पहले, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा, प्रेशर, और बीच में ट्रेवल किसके मीडियम के पार्टिकल गए, लगाए किसने वो लास्ट में, क्या यहाँ का पार्टिकल गया, एयर के पार्टिकल ने, एयर के पार्टिकल में। तो एयर के अंदर क्या होती हैं ज्यादातर चीजें, गैसेज, एयर में क्या होती हैं, गैसेज। तो मुझे ये बताओ, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो यहाँ पे कौन सा मॉडुलस इन्वॉल्व होगा, तो इसकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, इन गैसेज, तो बल्क मॉडुलस इन्वॉल्व होगा, क्योंकि गैस को आप लंबा खींच नहीं सकते, यंग मॉडुलस अप्लाई नहीं कर सकते, टेंजेंशियल भी अप्लाई नहीं कर सकते, शेयर मॉडुलस, तो बचा कौन सा, तो यहाँ किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट बी के ऊपर, और सेकंड डेंसिटी के ऊपर, सेकंड किस पे। अब फटाफट से मुझे जैसे रिजल्ट था वो निकाल के दिखा दो भाई, बी रेज टू पावर ए गामा रेज टू पावर बी, बी क्या आपको पता चल गया, बी इज बल्क मॉडुलस, फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन डेल्टा वी बाई वी, और अगर सीधा प्रेशर लगा दिया तो यहाँ क्या बन गया, चेंज इन प्रेशर माइनस डेल्टा वी बाई वी। जैसा भी आपको अच्छा लगे वहां से डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के क्या करते हैं हम, कांस्टेंट लेके आएंगे एक, और दोनों तरफ लिखो एल टी माइनस वन के एज इट इज, बी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, रो का तो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो एम बताओ एक बारी फटाफट से, बी का कितना आया, बल्क मॉडुलस का, अरे नीचे वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा, प्रेशर के बराबर लिख लो, फोर्स बाय एरिया कितना बनता है, इतना टाइम लगाने की जरूरत कहाँ थी, m1 L1 आएगा, L माइनस वन आएगा, और T माइनस टू। तो एक बार सोल्व करो फटाफट से, m1 L माइनस वन T, किसी को समझ नहीं आया तो देख सकते हो यहाँ पे नीचे का तो डायमेंशन फॉर्मूला कट जाएगा, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, तो m1 L1 T माइनस टू, और बाई एरिया का L स्क्वायर करोगे तो ऊपर जाके क्या पावर बचेगी, माइनस वन, और नीचे वॉल्यूम का क्या होगा, L क्यूब से L क्यूब कैंसल,
तो ये बच गया बेटा, ये हमने पुट कर लिया। अब दोनों तरफ पावर कंपेयर करोगे, कंपेयर करके सोल्व कर दोगे। सोल्व करके मुझे रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट आप लोगों का आएगा a की पावर, आई थिंक ये आएगा। ठीक है, कंफर्म हो गया। तो यहां से मैं रिजल्ट लिखूं, जब इस फॉर्मूले में पुट करोगे आप, तो क्या बना, v और k की वैल्यू यहां पे भी कितनी आएगी, 1। तो k को मैं डायरेक्ट क्या ले रहा हूं, 1। तो k को लिखने की जरूरत नहीं है। b की पावर 1/2 और रो की पावर, तो ये क्या बचा, k को तो आप छोड़ सकते हो, b/रो। तो ये आ गई बेटा। b क्या है, बल्क मॉडुलस, रो क्या है, डेंसिटी। यहां तक बात खत्म नहीं हुई, यहां से बात शुरू हुई। क्लियर हो गया। तो किसी लॉन्गिट्यूडिनल वेव की डेंसिटी निकाल लोगे। अब बात करते हैं साउंड के। अब बात करेंगे हम कितनी आ गई बेटा, बल्क मॉडुलस b/रो। ठीक है, बाकी चीज को मैं खत्म कर देता हूं। तो आपने लॉन्गिट्यूडिनल वेव की भी निकाल ली, कितनी आती है, b/रो, और उसकी कितनी आती थी, √T/m या √y/रो, y/रो हो जाएंगे तीनों फॉर्मूले याद। अब जो साउंड की स्पीड है ऑन द एवरेज एयर के अंदर अप्रोक्स, जब रूम टेम्परेचर पे जब बात करते हैं, तो ये अप्रोक्स ये करीब शायद 1200 किलोमीटर पर आवर होती है। 1200 किलोमीटर, एक घंटे में 1200 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है, पर दूर तक नहीं सुनाई देती। उसका रीज़न ये है कि बीच में पार्टिकल्स की उसकी एनर्जी को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब, पर यहाँ से चली है तो रफ्तार इतनी होगी। अब बात ये आती है कि जो हॉर्न लगाते हैं व्हीकल में, उसका रीज़न यही है कि व्हीकल से पहले कई गुना ज़्यादा फास्ट चलती है और सामने वाले तक साउंड पहुँच जाती है जल्दी, फिर वो अलर्ट हो जाता है, एक्सीडेंट के चांस कम होते हैं। तो पता चला क्यों, क्योंकि काफ़ी फास्ट होती है। आगे चलेंगे। अब ये कैलकुलेट करके देखा गया इस फॉर्मूले से, क्या करके देखा गया, कैलकुलेट करके देखा गया। तो कैलकुलेट करके देखा गया तो उसमें रिजल्ट लिया, पहले न्यूटन्स एक्सप्लेनेशन निकालने के लिए न्यूटन ने एक्सप्लेनेशन दी, और उसने कहा कि जो साउंड ट्रांसफर का जो कंसेप्ट है, जो साउंड ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कैसा मानना, उसने आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर किया। कैसा थर्मल कंसीडर किया, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने पढ़ा था कि जब कंप्रेस करते हैं सिस्टम को, आपने यहाँ की हवा को कंप्रेस किया तो उसको एनर्जी मिली। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, जो एनर्जी मिली तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, पर आइसोथर्मल में टी क्या रहता है, तो वो क्या करेगी, जो एनर्जी मिलने से टेम्परेचर बढ़ना था वो उसको सराउंडिंग को दे देगी। न्यूटन ने ऐसा बोला, और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। और जब रेयरफेक्शन हो रहा था तो उसकी एनर्जी कम हो रही थी, तो वो सराउंडिंग से एनर्जी ले लेगी। ये न्यूटन ने बातें कही। तो जब ये आइसोथर्मल प्रोसेस मानना, तो उस पर इक्वेशन भी कौन सी लगेगी,
PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और आइसोथर्मल मान के उसने इस इक्वेशन की नोटेशन ऐसे ले ली, B को BI बोल दिया, I फॉर आइसोथर्मल। क्लियर हो गया। अब आगे कैलकुलेशन करने की देखिए, किसको सोल्व करा जाए, नंबर निकाला जाए तो कितना आए। अब B क्या है ये, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है। अगली क्या करनी है, इससे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करी उसने, वैल्यू ऑफ BI। तो एक बारी BI का फॉर्मूला सोचना क्या होता है, बल्क मॉडुलस प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई, इतना होता है। क्लियर है ना, डेल्टा V बाई V। चलो अगली बात पे, तो मुझे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू निकालनी है, डिफरेंशिएट पार्शियली, डिफरेंशिएट पार्शियली। पार्शियल में दोनों वेरिएबल काउंट किए जाते हैं, एक बारी फर्स्ट को वेरिएबल मानेंगे, दूसरा कांस्टेंट रहेगा, और एक बारी दूसरे को मानेंगे, पहला कांस्टेंट रहेगा। तो मैं पहले में क्या करता हूं, P कांस्टेंट मान लिया, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, डेल्टा V, और दूसरे में V को कांस्टेंट मान लिया और इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, ये। अब आपको पहले स्टेप में क्या चाहिए, डेल्टा P ऊपर डेल्टा V नीचे, तो इस वाले साइड को शायद मैं इससे भेज दूंगा, माइनस P इंटू डेल्टा V, यही है। अब मुझे ये भी नहीं चाहिए भाई फिलहाल, तो डेल्टा P और इसको विद नेगेटिव साइन को इधर ले आऊंगा, P बाई V बच गया। ठीक है, अब मुझे तो पूरा B चाहिए ना, तो इस V को भी इधर ले आओ, तो डेल्टा P, अगर बेटा किसी को कॉम्प्लेक्स लगे तो जो बच्चे ऑनलाइन देखते हैं तो अपना रिकॉर्ड को बैक प्ले करके देख लेना, ठीक है। तो डेल्टा V बाई V, तो यहां से बताओ कितना आएगा, V इसके साथ चला गया, यहां क्या बच गया, P। क्या ये इसका फॉर्मेट, ये V जो नीचे लिखा होता है उसको यहां लिखा जा सकता है ना, तो ये वैल्यू किसकी है, BI की। तो यहां से क्या निकल के आया, BI मेरा किसके इक्वल है, P के इक्वल। BI किसके इक्वल है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो कितना निकल के आएगा, बोलो। चलो यहां से कर लेते हैं, जो फॉर्मूला बना वेलोसिटी का वो कितना आ गया, नई फॉर्म उसकी P बाई रो आ गई, यानी प्रेशर जितना अप्लाई किया और डेंसिटी जितनी रही। अब P कितना पड़ रखा है, रो जी एच, करो भाई पुट, तो रो जी एच बाई रो करोगे तो एक कैंसल आउट, कितना बचा, रूट जी एच। अब जब ये प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है और एच की वैल्यू यहाँ ली जाती है तो कितनी आती थी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, और डेंसिटी यहाँ पे क्या लोगे, डेंसिटी तो कैंसिल ही होगी, तो कितना रिजल्ट आएगा एक बारी बताओ, या प्रेशर से कैलकुलेट करोगे, पर डेंसिटी कौन सी लोगे एक बार ये देखना, क्या मैंने रो से रो काटा है वो सही है, जो रो से रो कट किया है क्या वो सही है, नीचे किसकी डेंसिटी और इस प्रेशर में किसकी डेंसिटी, मरकरी फिल होता ना यहाँ पे, तो आप ये करना, फॉर्मूले मत रखना पहले इसको, फॉर्मूला आपके पास वही आ गया, नहीं तो आप ये मिस्टेक कर दोगे। मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13.6, पावर भी कुछ आती है, अगर ग्राम में लिखो तो 10⁻³ आ जाएगी, अदरवाइज
13.6 kg बन जाती है। तो हम यहाँ पे 76 लेने वाले हैं और यहाँ इसको ग्राम में लेंगे तो ये आ जाएगा इनटू 76 और जीरो जी कितना लोगे 9.8 या कितना बताओ जी। अरे जी की वैल्यू तो बता दो निकम्मो, छोड़ दो सारा उसमें चेंज कर लो। करोगे तुम रो हो गया ऐसा ही में रख लो 9.8 एच मीटर में चेंज करो। एक बार इस वैल्यू का रिजल्ट देख लो सोल्व करके कितना आता है। और डेंसिटी ऑफ एयर कितना होता है ये लर्न कर लेना। डेंसिटी ऑफ एयर अप्रोक्स 1.3 होता है। कितना होगा 1.3 kg पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट में कर रहे हैं तो इतनी होती है। तो V कितना आया बेटा अब जब आप इस वैल्यू को सोल्व करते हो तो ये रिजल्ट एक बारी 2 समथिंग आता है। सॉरी 2 नहीं सोल्व करके देखना ये 280 मीटर पर सेकंड आई। क्लियर है। तो यहां से हमने कैलकुलेट कितनी है करी 280 मीटर पर सेकंड थी कितनी। तो ये तो काफी सारा डिफरेंस आ गया और काफी सारा एरर आ गया। तो डिफरेंस कितना आया ओरिजिनल माइनस कैलकुलेटेड का ये कंसेप्ट यूं का यूं पूछ लेगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि साउंड व्हाट इज न्यूटन्स कैलकुलेशन और इसको करेक्ट कैसे किया गया था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड में क्या क्या कंट्रोवर्सी आई थी। तो कितना हो गया ये 52 मीटर पर सेकंड। तो अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे 52 बाई ओरिजिनल वैल्यू 280 आई है ना बाई 100 कितना आएगा ये करीब करीब 16% एरर आ गया। इतना बड़ा एरर में काउंट नहीं होगा। एरर 1-2% का छोटा मोटा होता है इतना बड़ा एरर नहीं होता। तो इट मीन्स आपने कैलकुलेशन में ही कुछ ना कुछ क्या किया है मिसकंसेप्ट यूज किया है गलत कंसेप्ट यूज किया है। तो फिर यहां से देखा गया कि इसका कंसेप्ट रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर है। फिर नए सिरे से एक साइंटिस्ट आया बेसिकली मैथमेटिशियन था शायद फ्रेंच का हाँ लैपलेस क्या आया और उसने कैलकुलेशन करी पर उसने एक कंसेप्ट दिया कि उसने 2 रीजन बताए। पहले अपने कंसेप्ट भी दिया और रीजन भी बताए। उसने इस प्रोसेस को आइसोथर्मल ना मान के एडियाबैटिक माना। क्या माना एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्यों माना उसका रीजन ये था कि साउंड की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है तो उसमें जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनेंगे वो भी क्या होंगे वेरी फास्ट 332 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बन रहे हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि वो एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो पाए। इतना टाइम उसको नहीं मिलेगा कि एनर्जी का एक्सचेंज हो पाए। तो जो उसको क्या आपने कंप्रेस किया तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी बाहर नहीं जा पाओगी। उस गैस का टेम्परेचर बीच वाली एयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। और जब रेयरफैक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो प्रोसेस कैसा माना उसने तो एडियाबैटिक का जूम किया तो ये इक्वेशन भी कौन सी फॉलो करेगा गामा वाली।
और गामा फॉर एयर उसकी वैल्यू आपको लर्न करनी है 1.41 आती है, हमने करी थी ना CP/CV का रेशियो। तो ये इक्वेशन भी क्या बोल दी, अब एडियाबैटिक ले रहे हैं तो क्या बोल दिया इसको, ए बी ए बोल दिया, तो इक्वेशन चेंज हो गई। तो भी यहां से मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, PV⁻⁴ गामा। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का आप क्या करोगे, पहले पावर सामने लिखी जाती है, पावर में से 1 लेस किया जाता है और फिर क्या आएगा उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। क्लियर हो गया। तो अब मुझे थोड़ा सा सोल्व करके दिखाओ इस रिजल्ट को। तो यहां से कितना बचा, डेल्टा ये उधर चला जाएगा, B इंटू डेल्टा P माइनस गामा इंटू PV⁻⁴ गामा -1 इंटू डेल्टा V। इसको इधर ले आए, इस माइनस को डेल्टा V को, तो क्या रिजल्ट निकल के आया बताओ। और V को इधर लेके चले गए, तो गामा P V⁻⁴ कितना, गामा -1 और नीचे कितना चला गया, V चला गया। ठीक है, नीचे कितना चला गया, V चला गया। तो क्या रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, बताओ। कुछ माइनस प्लस की गड़बड़ हुई है क्या, देखो कहीं माइनस प्लस की गड़बड़ हुई, इसको तो छोड़ के दोबारा शुरू करो। एक बार सोल्व करके बताओ कितने आएगा, बी आई की वैल्यू, बी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। क्विक टाइम 5 मिनट 10 मिनट बताएं फटाफट से। पावर ऊपर से पहले हम एक चीज और गलत कर चुके हैं, ये V⁻⁴ गामा नहीं होना था यहाँ पे, तो ये चीज छुट्टी हुई थी, V⁻⁴ गामा, तो ये इसके नीचे गया, तो एक पावर क्या बच जाएगी, नीचे वाले को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, V⁻⁴ गामा -1 और +1, तो ये अलग करोगे, गामा की 1 पावर यहाँ होगी, इससे ये कट गया, यही बचा ना। तो क्या बचेगा, गामा P/V, V को भी इस तरफ भेज दो, तो इंटू V, गामा इंटू ये वैल्यू किसको दिखा रही है, तो B यहाँ पे कितना आएगा, गामा टाइम आ जाएगा, बस ये डिफरेंस रहेगा, B कितना आएगा, गामा टाइम। तो अब कैलकुलेट करके देखें, तो इसी रिजल्ट में अब मैं यहाँ पे B ये कितना आ गया, गामा P, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ किससे मल्टीप्लाई, गामा से, P की वैल्यू सेम रहेगी। अब बस क्या कर देना, गामा की जगह यहाँ इस रिजल्ट को चलो ऐसे कर लेते हैं, रूट गामा बाहर निकाल लो, रूट P/ρ, ये वाला सारा पार्ट तुमने सोल्व कर रखा है, तो साथ में क्या चला लेना है, रूट 1.41। तो जब रूट 1.41 की वैल्यू सोल्व करोगे और इसको यहाँ पे कैलकुलेट क्या गिरा भाई, तो वैल्यू हमारे पास सोल्व होके आएगी 332.5 मीटर पर सेकेंड। कितनी आएगी, ठीक है।
तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा अप्रोक्स इतना। क्या ये हमारी उस वैल्यू के साथ मैच हो रही है? ठीक है ना, तो गिर तो नहीं जाएगा, नहीं। तो हमारे पास क्या आ चुकी है? फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है। तो ये थी लैपलेस ने जो करेक्शन की, उसको रिजल्ट को क्या मानना? एडियाबैटिक। तब हमारे पास क्या निकल के आया? फाइनल रिजल्ट। कोई डाउट हो तो बता दो। चीज़ें और बतानी थी, एक क्लास कोई बात नहीं और ज़्यादा ले लेंगे। चैप्टर ऐसा है इम्पोर्टेंट पढ़ने के लिए, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। 3 की बजाय 4 क्लास चली जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको पढ़ना है। आज हमने क्या क्या पढ़ा? वेव्स की वेलोसिटी की डेरिवेशन करी, लॉन्गिट्यूडिनल की देखी और ट्रांसवर्स की आती है v इज इक्वल टू रूट टी बाई एम या y बाई रो, और इसकी क्या आई? b बाई रो। अब साउंड के लिए 2 रिजल्ट निकाल ले, आइसोथर्मल मान के निकालना, उसमें 280 आई, और फिर उसको करेक्ट करके एडियाबैटिक मान के जब सोल्व करते हैं तो एग्जैक्ट रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो आज इतना ही करना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो हमारी साउंड होती है उसकी वेलोसिटी पे अलग अलग चीज़ों का, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ह्यूमिडिटी पे क्या होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें, मौसम का असर आ जाएगा, टेम्परेचर का आ जाएगा, वो पढ़ेंगे। अल्ट्रासोनिक क्या होती हैं, इंफ्रासोनिक क्या होती हैं, तो सारी चीज़ें बेसिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, बाय तब के। अरे ये तो हिल गया ना शायद, तो ये बच्चों ये कुछ कैलकुलेशन इसके अंदर कवर नहीं हुई थी, शायद हिल गया। अब देख लेना एक बारी, ठीक है।